के हिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है बाबू। काफ़ी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था सब्जेक्टिव के लिए, तो आप लोग को बताता हूँ बाबू। आज के इस क्लास में मैं आप लोग को सब्जेक्टिव सवाल को कराने वाला हूँ। और एक बात और आप लोग जान लीजिए बाबू, आप लोग का सब्जेक्टिव क्लास मैं चालू कर दिया हूँ, ठीक है। आज से आप लोग का सब्जेक्टिव क्लास चलेगा और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, पेन और कॉपी लीजिएगा और सारे सब्जेक्टिव सवाल को लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट सवाल को ही मैं दूंगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं यहाँ पे करवाऊंगा सब्जेक्टिव बाबू, और सारे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आप लोग को मैं करवाऊंगा हिस्ट्री के ईंटें मटके तथा अस्थियां, जो आप लोग का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। इस सारा सब्जेक्टिव सवाल को मैं कराने वाला हूँ आज की इस क्लास में। तो वक्त होगा बाबू तो ये सारे सब्जेक्टिव सवाल को देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी सब्जेक्टिव सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ, बोर्ड एग्जाम में सवाल ये पूछे गए हैं, कई बार रिपीट भी किए गए हैं और बाबू पूछे जाने की संभावनाएं भी है, क्योंकि काफी सारे सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग के पास अगर वक्त होगा तो ये सारे सब्जेक्टिव सवाल को देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू हिस्ट्री के, ठीक है। तो चलिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और आप लोग को सारे सब्जेक्टिव सवाल को मैं कराता हूँ, जो आप लोग का पहला चैप्टर है। चलिएगा बाबू, तो आप लोग को पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा सभ्यता से। देखिएगा, ये सवाल बाबू कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022 में, 23 में और 24 में ये सवाल 3 बार पूछे गए हैं। तो जानिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। ये सवाल यहाँ पे करा है। चलिए, अब आप लोग बाबू सारे सवाल को नोट करते चलिएगा, ठीक ना। आप लोग सारे सवाल को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और उसको अच्छे तरह से 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र बाबू निम्नलिखित कौन कौन। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा, ठीक है। 4 पूछ रहा है तो 4 ही के जवाब देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग का पहला सवाल था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सारा सब्जेक्टिव सवाल को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो बस आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, दूसरा सवाल आप लोग को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खनन वर्ताओं का नाम लिखे। यहाँ पे सवाल करा है ना कि बाबू जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों का उत्खनन करवाए थे ना, जो खोजे थे, ठीक है, उनका नाम लिखने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खनन वर्ताओं के नाम निम्नलिखित है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा जो जगह था बाबू, हड़प्पा, वहां उत्खनन कौन करवाए थे, तो दयाराम साहनी करवाए थे। हड़प्पा में दयाराम साहनी करवाए थे, ठीक है। अगला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी स्थल है वहां के, इस यहाँ भी उत्खनन करवाया गया था, लेकिन यहाँ उत्खनन कौन किए थे, तो राखल दास बनर्जी, कौन कहते हैं यहाँ पे, राखल दास बनर्जी किए थे मोहनजोदाड़ो के। तो ये 2 आप लोग का स्थल है बाबू सिंधु घाटी सभ्यता के, जहां उत्खनन करवाया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। चलिएगा, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, क्या करा तीसरा सवाल कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2015 में भी और 2019 में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो पुरातत्व का मतलब है बाबू पुराने, यहाँ पे होता है पुराने, ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होता है पुराने। पुराने समय की चीजों का अध्ययन, जमीन की खुदाई से जो पुराने बर्तन, औजार, सिक्के या मकान के अवशेष मिलते हैं, उनसे हम पुराने समय के लोगों का इतिहास और जीवन समझते हैं। मतलब बाबू पुरातत्व का मतलब जो होता है ना, वह होता है क्या कि पुराने समय का जो भी चीज मिलता है, ठीक है, जमीन की खुदाई जब होता है तो जो भी चीज मिलता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चित्र में, ठीक है। जैसे मिला है यहाँ पे, क्या मिला है, तो बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है। जो भी खुदाई के अवशेष प्राप्त हुए ना, उसी को बोला जाता है क्या, पुरातत्व। जिससे क्या पता चलता है, तो पुराने जमाने का इतिहास के और जीवन के बारे में पता चलता है, तो उसी को बोला जाता है पुरातत्व, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगले सवाल को देखते हैं। चलिएगा बाबू, अगले सवाल को देखिएगा 4 नंबर को, ठीक है। और आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है बाबू, इसी प्रकार से मैं आप लोग को सारा विषय का चैप्टर बाय चैप्टर में सब्जेक्टिव करवाऊं कि नहीं करवाऊं, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को नोट भी करते चलिएगा, ठीक है, लिखते ही चलिएगा। मैं यहाँ पे समय दूंगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर सवाल को, कह रहे कि उत्खनन से आप क्या समझते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल पूछे गए हैं। तो उत्खनन से आप क्या समझते हैं, उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। बाबू उत्खनन का मतलब जो होता है ना, वो क्या होता है, तो पुराने टीले, जैसे टीले मतलब पुराना पुराना, मतलब जो भी सामान दब जाता था, ठीक है, वहां पे मिट्टी जमा हो जाती था, टीला बन जाता था, ठीक है। तो पुराने टीले की खुदाई कर और पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। और इसमें प्राचीन कालीन
और पुरावशेष जैसे अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के, भवन, अवशेष आदि पाए जाते हैं, उसी को बाबू उत्खनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्खनन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से सारे सवाल को नोट करते चलिएगा, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्खनन का मतलब आप लोग को समझ में आया कि पुराने टीले की खुदाई करके बाबू जो अवशेष प्राप्त होते हैं, मूर्तियां, सिक्के, भवन, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? उत्खनन, मतलब खुदाई को उत्खनन कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग को दिया गया है 5 नंबर। देखिएगा यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताएं बताएं। कह रहा है कि सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषता बताएं। बताइएगा आप लोग। 4 विशेषता यहाँ पे पूछ रहा है बाबू सिंधु घाटी नगर की। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? यहाँ पे देख लीजिए। पहला है नगर 2 भागों में बटे थे। क्या है? नगर जो है ना वह 2 भागों में बटे थे बाबू। ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग को बोला जाता है दुर्ग और निचला भाग को बोला जाता है क्या? निचला शहर। पढ़े होंगे आप लोग। ऊपरी भाग को बोला जाता है बाबू दुर्ग और निचला भाग को क्या बोला जाता है? निचली शहर बोला जाता है बाबू। ठीक है, तो सिंधु घाटी नगर को बाबू 2 भागों में बांटा गया था। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? सड़कें सीधी और पक्की ईंटों की बनी होती है। जो वहाँ के सड़क थे ना बाबू, हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी के, वहाँ की जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों की बनी होती है और सीधी बनी होती है। ठीक है, ये है दूसरा विशेषता। ठीक है, तीसरा है नगरों में साफ सुथरी और मजबूत जल निकासी की व्यवस्था थी। वहाँ की जो व्यवस्था थी ना वह साफ सुथरा थी। ठीक है, वहाँ जो जल निकलने की जो नलियां बनी हुई थी वो काफी मजबूत थी और साफ सुथरा थी। ठीक है, ये है सिंधु घाटी नगर योजना की विशेषता। और चौथा विशेषता है बाबू मकान पक्की और आयताकार ईंटों से बने होते थे। वहाँ के जो मकान है ना, वहाँ के जो भवन है वह क्या पक्की ईंटों के बने थे और कैसा? आयताकार। पूछे जाते हैं किस आकार के? तो आयताकार के बाबू बने होते थे वहाँ के मकान। ठीक है, तो ये 4 विशेषता थी सिंधु घाटी नगर के। और विशेषता को आप लोग बाबू लिख लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है। 6 नंबर सवाल करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। और जितना भी सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूं ना बाबू हिस्ट्री के पहले चैप्टर का, ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं गेसिंग करके जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो बस अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्न को नोट कर लीजिए और याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के 2 समकालीन सभ्यता बाबू निम्नलिखित है। पहला क्या है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये 2 सभ्यता थी बाबू जिनसे जो सिंधु घाटी के लोग थे वह क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, यहाँ के लोग यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए और यहाँ के भी लोग वहाँ जाते थे बाबू अपने सामान को बेचने के लिए और व्यापार करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022 में ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आप लोग को 7 नंबर यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा आप लोग 7 नंबर प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या करा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। देख सकते हैं कि ये सवाल कितना बार पूछा गया है? 3 बार रिपीट किए गए हैं। मतलब जान लीजिए आप लोग कि पूछे गए सवाल भी बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इतिहास के बाबू लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है देख लीजिए यहाँ पे। इतिहास लिखने में अभिलेखों का बहुत बहुत महत्व है बाबू। इतिहास लिखने में जो इतिहास लिखे हैं, जो उनके बारे में, उस जगह के बारे में जो लिखे हैं, उनके अभिलेखों का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या? बहुत ही बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में जो घटनाएं होती थी राजा उन्हें अभिलेखों में खुदवाते थे। मतलब प्राचीन काल में बाबू, पहले के जमाने में जो भी घटना होता था ना, तो जो राजा था जिसका शासन काल था ना, वो पत्थरों में क्या करता था? लिखवाता था। पहले बाबू पत्थरों में लिखा जाता था जिसे अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेखों में खुदवाते थे। इन अभिलेखों को पढ़कर हमें उस समय के इतिहास, शासन और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। क्या करा है कि उस अभिलेख, जो अभिलेख लिखाता था राजा महाराजा, उस अभिलेखों को पढ़कर हम लोग के बाबू पुराने पुराने राजा महाराजा और शासन काल के बारे में जानकारियां मिलती है। एक लिखने वालों की शुरुआत अशोक ने की थी। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि अभिलेख बाबू सबसे पहले कौन लिखने की शुरुआत किया था? तो अशोक। तो अभिलेख लिखने की शुरुआत बाबू किससे की गई थी? तो अशोक ने किया था। तो याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिएगा और 1-2 बार पढ़िएगा ना बाबू तो याद हो जाएगा। एकदम आसान आसान से सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा 8 नंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बात और आप लोग बताता हूँ, मेरे पास बाबू डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग को इस प्रकार से सारा सवाल करवा रहा हूँ। बस आप लोग को अगर अंदर में
क्षमता होगा पढ़ने का ना बाबू, अगर आप लोग के अंदर क्षमता होगा पढ़ने को, तो आप लोग कैसे भी करके पढ़ लीजिएगा। मैं जितना भी सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर आप लोग में अगर चाहत होगा ना, तो ये सारे सवाल को लिख कर अच्छे तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे आ रहा है मैं उसे आप लोग को करवा रहा हूँ बाबू, क्योंकि मेरे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है, ठीक है। जब सुविधाएं हो जाएगी तब मैं आप लोग को अच्छी तरह से सारा क्लास करवाऊंगा। तो बस जैसे है वैसे मैं करवा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोग को हर विषय के सब्जेक्टिव का क्लास दे दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर दूंगा अभी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक मंथ में आप लोग को सारा सब्जेक्टिव में इसी प्रकार से करवा दूं। बस यहाँ पे आप लोग बने रहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर सवाल क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो के अनागर के विषय में लिखे। सवाल क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो के बाबू जो अनागर है उसके विषय में लिखने के लिए बोल रहा है। इसी के अथवा में देखिए किस तरह से सवाल और पूछा गया है, तो विशाल स्नागर पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। दोनों सवाल सेम है, ठीक है, दोनों सवाल सेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, बस अच्छे ढंग से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो विशाल स्नागर पर टिप्पणी लिखे, क्या टिप्पणी, तो देखिएगा यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नागर मिला है। क्या करा है बाबू, अनागर के मतलब होता है अनाज रखने की जगह, पता होगा आप लोग को। तो मोहनजोदाड़ो के एक विशाल अनागर मिला है, मतलब अनाज रखने की जगह मिला है, ठीक है। तो इसमें छह छह कमरे वाले दो कतरे और बाहर चबूतरे बने थे। मतलब कह रहा है ना कि जो अनाज रखने वाली जो जगह मिला है ना बाबू, जो नगर मिला है ना, तो वहाँ छह छह कमरे वाले, मतलब कतार जो होता है ना लंबा लंबा, उसी प्रकार से बाबू अब बाहर चबूतरे बने मिले हैं, वहां मिले हैं, ठीक है। जहाँ अनाज सुखाया जाता था, जो चबूतरा बना हुआ था ना, उस पे अनाज सुखाया जाता था। यह अनाज किसानों से कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था। मतलब जो ये अनाज जो जमा किया जाता था ना बाबू अनागर में, मतलब जहाँ अनाज रखा जाता था, ये बाबू कहाँ से, तो किसानों से कर के रूप में, मतलब टैक्स के रूप में वहां से लेके यहाँ रखा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इकट्ठा किया जाता था। फसल खराब होने या उत्पादन कम होने पर इसका वितरण नगरवासियों में किया जाता होगा। क्या करा यहाँ पे कि बाबू अगर फसल खराब हो जाता था, कभी कभी अगर बाढ़ आ गया या सुखाड़ हो गया तो फसल खराब हो जाता था, तो बाबू फसल जब खराब हो जाएगा तो अनाज तो उत्पन्न होगा नहीं। तो जो ये टैक्स, जो ये मतलब जमा किया जाता था अनाजों किसानों द्वारा, तो इसको रखा जाता था एक जगह। फिर इसी को बाबू जब फसल खराब होता था ना, तो उत्पादन नहीं होता था, तो इसी को वितरण किया जाता था किसमें, तो नगरवासियों में, मतलब जितने भी नगर के लोग थे उनको वितरण, मतलब उनको दिया जाता था। क्योंकि फसल खराब हो गई तो उनको उनको मतलब भोजन कहाँ से मिलेगा, उन लोग खाएंगे कहाँ से। तो इसीलिए उन लोग के बाबू मतलब ये जो अनाज रखा जाता था उसी फिर वही अनाज जो है उनको मिला जाता था जब फसल नहीं होता था, खराब हो जाता तब। तो यही होता है विशाल अनागर पर टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा। तो बस इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आप लोग देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं और कितने मस्त मस्त सवाल और कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा हार्ड लेवल के सवाल भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर सवाल को, 9 नंबर सवाल क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नागर के विषय में लिखे। बाबू पीछे अनागर था, मतलब अनाज रखने की जगह, यहाँ पे स्नानगर मतलब नहाने की जगह के बात कर रहा है यहाँ पे। तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नागर के विषय में लिखे, मतलब नहान घर के विषय के बारे में लिखने के लिए करा। ये भी सवाल देखिए पूछा गया है 2019 में भी और 2021 में भी, तो ध्यान दीजिएगा। तो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानघर पक्की ईंटों से बना है। कह रहा है कि वहां के जो स्नान घर थे बाबू नहाने वाले, वह किससे बना है, तो पक्की ईंटों के बना है। और यह बहुत सुंदर है। कैसा, बहुत ही सुंदर है, मतलब जैसे स्विमिंग पूल होता है ना नहाने की, उसी प्रकार का, मतलब ठीक है। यह पक्की ईंटों से बना है। इसके दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे तालाब उलाब में बाबू, तो दोनों तरफ से सीढ़ियां होती है उतरने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से वहां के बाबू स्नागर जो था नहाने की जो घर था ना, वह पक्की ईंटों का बना था, बहुत ही सुंदर लगता था। और दोनों तरफ से सीढ़ियां बना हुआ था बाबू उतरने और चढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां थी। चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी थे, मतलब जब नहाएगा आदमी तो वस्त्र बदलने के लिए वहां पे कमरा होगा, तो वही छोटे छोटे कमरे भी थे चारों ओर। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि पानी में उतरने के लिए सीढ़ियां थी और चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी हैं। यहाँ गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी उपलब्ध है। मतलब जानिए कि उस समय में बाबू इतना सुविधा थी, अब के समय में इतना सुविधा नहीं है, ठीक है। उस समय गर्म और ठंडा दोनों तरह की पानियां की सुविधा थी वहां पे नहाने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को सारा विषय कर दूंगा। तो क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं बाबू, आप लोग एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो एक बात और आप लोग से पूछना चाहता हूँ बाबू, कि आप लोग को जो मैं ये क्लास करवा रहा हूँ सब्जेक्टिव के, करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप लोग को इस प्रकार से मैं क्लास करवा दूं, सारे विषय का सब्जेक्टिव करवा दूं, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर बाबू मन नहीं है
तो आप लोग को बस मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग सिर्फ याद कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग की मर्जी से मैं चलूंगा। अगर आप लोग को बाबू इसी प्रकार से सब्जेक्टिव का सारा क्लास करना है तो आप लोग बताइए और मेरे साथ करते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सब्जेक्टिव कर रहा हूँ उसको समझाने का भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग अपने मन से और अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर सवाल को। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा बाबू अपना राय। ठीक है, आप लोग के राय से चलूंगा मैं। तो मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करा है कि मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है वह क्या अर्थ होता है? तो देखिएगा यहाँ पे, मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और विकासित नगर था। कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो जो है ना बाबू, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और विकसित नगर था, मतलब विकासित नगर था, मतलब सारा लोग प्रसिद्ध ये नगर था बाबू मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज कौन किए थे? तो बाबू ये किए थे राखल दास बनर्जी किए थे मोहनजोदाड़ो की खोज। कब किए थे? 1922 में। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। या आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे सवाल पूछ रहा था मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ होता है, मतलब मोहनजोदाड़ो के बारे में आप लोग को लिख देना है। तो ये कह रहा है ना बाबू कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो था ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है बाबू। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। तो दम याद रखिएगा हम ठेठ भाषा में बाबू। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख विकसित नगर था। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी किए थे। और ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। दम आसान सा सवाल है, तो रट जाइएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में लाने जाने वाले साधनों के नाम लिखो। सवाल यहाँ पे कह रहा है बाबू कि सिंधु घाटी में जो सिंचाई होता था, जो खेती होता था ना, तो उसमें किस चीज की उपयोग किए जाती थी, वो साधनों के नाम लिखने के लिए यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में खेती के लिए पानी लाने ये साधन इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब कह रहा है कि सिंधु घाटी में बाबू जो खेती होता था ना, तो पानी को लाने के लिए ये सारी साधनों का इस्तेमाल किए जाते थे। कौन से? तो पहला है नदियां। नदियां रहेगी तभी तो पानी आएगी बाबू। नदी में पानी आएगा तभी तो खेत में आएगा। तो नदियां, नहरें और जलाशय और तालाब, जल कुंड और कुएं, ये चार चीज है बाबू। ये चारों के माध्यम से वहां खेती किए जाते थे। क्या खेती किए जाते थे बाबू? सिंचाई किए जाते थे ये चारों के माध्यम से, नदियों द्वारा, नहरों द्वारा और जलाशय और तालाब द्वारा और कुएं द्वारा। ये चार चीजों के द्वारा वहां खेती किए जाते थे। यही साधन थे बाबू वहां के खेती करने के लिए। तो याद रखिएगा 2 नंबर में ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा अच्छी तरह से आंसर दिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर सवाल को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं, ये बाबू सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आप लोग के लिए ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए यहाँ पे ये सवाल कितने बार पूछे गए, 2015, 2021, 2022 और 2023 में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो दम ध्यान दीजिएगा अच्छे तरह से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? अथवा में बाबू और पूछा गया कि कार्बन 14 विधि क्या है। दोनों प्रश्न सेम ही है। ठीक है, दोनों प्रश्न सेम ही है, दोनों प्रश्न का आंसर एक ही होगा। तो अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। तो बाबू कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। कह रहा है कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है ना बाबू कि यहाँ पे कह रहा है कि इस विधि के द्वारा, मतलब कार्बन 14 विधि के द्वारा, ये बाबू जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। कह रहा बाबू कि मतलब जो कार्बन 14 की मात्रा, मतलब कोई भी वस्तु में जितनी ही कम होती है ना, वो उतना ही पुराना माना जाता है, मतलब प्राचीनतम माना जाता है। यही है बाबू कार्बन 14 विधि। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल देख सकते हैं आप लोग कि कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दम रट जाइएगा अच्छे तरह से और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे दिया गया बाबू 13 नंबर। देखिएगा क्या करें यहाँ पे सवाल कि लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लोथल जो है बाबू ये कहाँ है और इसका जो महत्व है ना, ये इस स्थान का महत्व जो है वह क्या है? ये जगह जो है वह किस लिए था? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लोथल गुजरात में स्थिर एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कह रहा है यहाँ पे कि लोथल जो है ना बाबू ये कहाँ है? तो गुजरात में है। ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। लोथल जो है वह गुजरात में स्थिर एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल, मतलब हड़प्पा सभ्यता का बाबू एक जगह है
स्थल है। इतिहास में इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि यहाँ से हड़प्पा लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। कह रहा है कि बाबू इतिहास में लोथल का महत्व इसलिए है क्योंकि लोथल से बाबू वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का बाहरी दुनिया से क्या मिला है, तो व्यापार का प्रमाण मिला है। मतलब जो लोग थे ना बाबू, वह लोथल से ही मतलब बाहर जाते थे और व्यापार करते थे, और बाहर के लोग भी आते थे क्योंकि लोथल जो है ना, ये एक बंदरगाह जगह है बाबू, जहाँ पे सीपे लोग रुके जाते थे, जहाँ पे मतलब सीप के द्वारा सामान आता था जाता था। ठीक है, तो लोथल एक बंदरगाह नगर है। और आगे क्या करें यहाँ पे देखिएगा, कह रहे कि लोथर में बेलनाकार मोहरे, युगल समाधान, दो शवों का एक साथ दफन और गोदीवाड़ा जिसे बंदरगाह जैसी चीजें पाई जाती है। कह रहे बाबू कि दो शवों का एक साथ दफन मतलब दो लोगों का एक साथ दफन वहीं देखने के लिए मिला था, और गोदीवाड़ा का प्रमाण भी मिला है। कहाँ, तो लोथल में। ये मतलब इस चीज की ये सारी चीजें वहां पाई जाती है। यही है बाबू लोथल का मतलब वहां के स्थल, लोथल के स्थल का महत्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक दो बार पढ़िएगा ना तो अच्छे तरह से ये सवाल याद हो जाएंगे। आसान सा सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे तरह से, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं बाबू, तो अच्छे मार्क्स लाना है तो हर एक सवाल को देखना पड़ेगा। और मैं इसी प्रकार से आप लोग को सारे विषय का सब्जेक्टिव करवाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर पहले करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के एक मंथ में सारे विषय का मैं इसी प्रकार से सारा सब्जेक्टिव करवा दूं। तो बस यहाँ पे आप लोग बने रहिए। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, 14 नंबर सवाल करा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता बाबू जो जल निकासी, जो जल निकलता था ना, उसका वर्णन करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। अथवा में भी सवाल पूछे गए बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की दो विशेषता बताएं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता बाबू जो जल निकासी प्रणाली था उसकी दो विशेषता बताएं। ठीक है, तो दोनों सवाल सेम ही है। यहाँ पे देखिएगा आंसर, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी और योजनाबद्ध थी। कह रहा है कि वहां के बाबू जल निकलने की जो प्रणाली थी ना, वो बहुत ही अच्छी और योजनाबद्ध थी। ये कह रहा है कि घर, सड़कों और नलियों एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। मतलब कह रहा है बाबू कि वहां के मकान, जो घर थे, सड़कें थे और नली जो थे, वह एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। मतलब एक साथ बनाने से क्या होता है कि वहां का खूबसूरती बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे गाँव में, पहले घर बना लिया उसके बाद नली बनाया, तो मतलब दिक्कत हो सकता था। तो आप लोग एक साथ बनाइएगा नली, ठीक है, सड़क और मकान, तो आप लोग बाबू उसी प्रकार से बनाइएगा जिस तरह से वह अच्छा लगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से वहां बनाया गया था एक साथ। तो जैसे सड़कें सीधी एक दूसरे को काटती थी, मतलब सड़क जो थी वह बाबू सीधी और एक दूसरे को काटती थी, और मकान भी बने हुए थे। और वैसे ही नलियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और नलियां भी बाबू उसी प्रकार से थी, जो क्या 90 डिग्री जो समकोण पे काटती थी। घरों का पानी पहले गली की नली में जाता था। कह रहा है कि बाबू घरों का जो पानी था ना, वह किस में जाता था, तो वह गली के नली में जाता था, फिर वहां से मुख्य नाली में चला जाता था। मतलब जो घरों का नली जो है बाबू, वो पहले किस में जाता था, तो गली के नली में, और गली के नली वाला जो है वह जाता था क्या, मुख्य नली में, जो बड़का जो जिसे नाला बोला जाता है, जिसमें पूरा शहर का जल बहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से है। तो याद रखिएगा इस सवाल को, क्योंकि ये भी सवाल देखिए 2019, 2020, 2022 लगातार पूछे गए हैं, तो एकदम ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, वो आप लोग सारे सवाल को नोट करते चलिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से सारे प्रश्न को लिख लीजिएगा, और एक बार वो पढ़िएगा ना आप लोग अपने से खुद से, तो आप लोग का सारा सवाल समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या करा अगला सवाल, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शैवों के 10 संस्कार के कितने प्रकार थे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाबू जो 10 संस्कार होते थे ना, उनके कितने प्रकार थे, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शैवों को 10 संस्कार के निम्न प्रकार थे। देखिए यहाँ पे कौन कौन से थे। तो पहला, हड़प्पा में शवों को पूरी तरह दफनाया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोगों को बाबू पूरी तरह दफनाया जाता था। दूसरा क्या करा है कि बहवलपुर में आंशिक दफन के साक्ष्य मिले हैं। कह रहे एक जगह है बाबू, कहाँ, बहवलपुर, यहाँ बाबू आंशिक दफन के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ शवों को खुले में छोड़ने के बाद अस्थियां चुनकर दफनाई जाती थी। कह रहा है कि वहाँ के मतलब यहाँ एक जगह है बाबू बहवलपुर, यहाँ पे एक साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, तो वहां बाबू जो भी व्यक्ति मर जाता था उसको खुले में छोड़ देता था। जब वो गल जाता था ना, तो उसकी हड्डियां, क्या अस्थियां की मतलब होती है हड्डियां, उसको चुनकर दफनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से वहां का 10 संस्कार था। अगला क्या है, कह रहे कि कुछ जगहों पर शव जलाकर उसकी राख को घड़े में रख कर दफनाया जाता था। ये तो अभी भी चलता आ रहा है बाबू। मतलब एक याद था बाबू 10 संस्कार के कारण कि वहां लोगों को जलाकर उनकी जो अस्थियां बचती थी
उसको क्या किया जाता था, तो उसकी राख को बाबू उसको दफनाया जाता था, राख को जलाकर। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि लोथल में पति पत्नी को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल जो आप लोग को पीछे बताया हूँ एक जगह था, वहां दाह संस्कार किस प्रकार होता था, तो बाबू वहां पति और पत्नी को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मतलब जो सती प्रथा का नाम सुने होंगे, जिसमें बाबू जिस किसी का जो पति जो है वो मर जाता था, उसी के साथ पत्नी को भी दफनाया जाता था, मतलब उसी पे पत्नी को भी बाबू जलाया जाता था। तो उसी प्रकार ये मिले हैं कहाँ से, तो लोथल से मिले हैं। वहां पति पत्नी को एक साथ दफनाने के प्रमाण मिले कहाँ से, लोथल से। तो यही सिंधु घाटी सभ्यता के बाबू दाह संस्कार के प्रकार थे, तो याद रखिएगा। तो देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल करा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा हड़प्पा नामक स्थान पर ही 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। कह रहा है कि बाबू सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बाबू 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो था ना, वह क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था, मतलब वहाँ मतलब छानबीन करवाया था, खुदवाया था और हड़प्पा सभ्यता का खोज करवाया था। ठीक है, तो इसीलिए बाबू इसका नाम सिंधु घाटी को क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिएगा बाबू, तो अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। ठीक है, पढ़िएगा यहाँ पे, देखिएगा इस सवाल को, और आप लोग सारे सवाल को नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। सवाल क्या कह रहा है बाबू कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 5 नंबर में सवाल ये पूछे जाते हैं। और आप लोग को बाबू मैं पीडीएफ दे दूंगा कहाँ, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सब्जेक्टिव के सारा पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करवाऊंगा, समझाऊंगा, बाकी आप लोग वहाँ से पीडीएफ को लेकर नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करा था सवाल कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे बाबू। ठीक है, निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था, बाढ़ का कारण। क्या था, बाढ़ का कारण। विद्वानों का कहना है कि बार बार आने वाली भयंकर बाढ़ से शहर नष्ट हो गए। हड़प्पा के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे थे। कह रहे बाबू कि विद्वानों को कहना है ना कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह बार बार भयंकर बाढ़ आने से क्या हो गया, तो नष्ट हो गया। और हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर जो हैं वह नदियों के किनारे हैं, इसके नदियों के किनारे बसे थे। खुदाई में मिट्टी और बालू की परतें मिली है। जब खुदाई करवाया गया था, वहां उत्खनन करवाया गया था, तो वहां बाबू बालू की परतें मिली है और मिट्टी की परतें मिली है, जिससे पता चलता है कि वहां कई बार बाढ़ आई थी। उससे यह पता चलता है कि वहां हड़प्पा सभ्यता में बाबू कई बार बाढ़ आई थी। ये था बाढ़ का कारण, ये बाबू हड़प्पा सभ्यता के पतन थे। ठीक है, अगला है बाहरी आक्रमण का कारण। क्या है, बाहरी आक्रमण का कारण, मतलब कोई भी आक्रमण करता है वो बाहरी बाहरी लोग, तो उसका कारण क्या है। तो विद्वानों का कहना है कि बाहरी आक्रमणों ने इस नगरों को नुकसान पहुंचाया। मतलब विद्वानों को कहना है कि बाहर के लोग जो थे, जो आक्रमण किए थे हड़प्पा सभ्यता पे, तो वो नुकसान पहुंचाए। खुदाई में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे लगता है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा और विनाश हुआ था। मतलब अब वहाँ के खुदाई करने से ये पता चलता है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा और विनाश हुआ था। ठीक है, बाहरी आक्रमण का कारण, ये भी हड़प्पा सभ्यता के बाबू कारण थे। अगला है जलवायु परिवर्तन। विद्वानों के अनुसार जलवायु मतलब मौसम में बदलाव के कारण खेती प्रभावित हुए। वर्षा कम होने से लोगों को कठिनाई हुई और धीरे धीरे लोग शहर छोड़ने लगे। कह रहा है कि जलवायु मतलब वहाँ वर्षा नहीं हुई बाबू, मौसम खराब होने के कारण, तो वहाँ के लोग जो थे ना कठिनाइयों से क्या किए, तो वहाँ शहर को छोड़ दिए थे धीरे धीरे। ठीक है, ये भी एक कारण था। अगला है क्या, तो जल भराव। जल भराव क्या है, तो विद्वानों का कहना है कि कई जगहों पर बहुत ज्यादा पानी भर जाने से भी नगरों को नुकसान हुआ। मतलब कई कई जगह पे बाबू पानी ज्यादा, मतलब जब बाढ़ आता था तब पानी भर जाने के कारण भी, ये भी बाबू एक कारण था हड़प्पा सभ्यता के। नदियों का मार्ग बदलना, ये भी एक कारण है। तो विद्वानों के अनुसार नदियों का रास्ता बदलने जाने से पानी की कमी हो गई। मतलब नदियों का, मतलब जो वहाँ बाढ़ आता था ना बाबू, तो नदियों का क्या किया ना, तो उसका रास्ता जो था वह बदल दिया था, तो मतलब पानी की कमी होने लगी। ठीक है, जिससे खेती और व्यापारों दोनों पर बुरा असर पड़ा। मतलब खेती पे और व्यापार पे बाबू बहुत बुरा असर पड़ा। ये भी हड़प्पा सभ्यता का क्या था, कारण था। तो ये कारण याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को आज के क्लास में मैं इतना ही सवाल करवाऊंगा, बाकी आप लोग का पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा बाबू, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग नहीं भूलेगा। आप लोग को इसी प्रकार से सारे विषय का चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए।
चाहिए तभी मैं आप लोग को करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा बाबू। आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा और सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा सिर्फ। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइएगा कि आप लोग को इसी प्रकार से बाबू सब्जेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।